हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस शॉर्ट्स। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने लास्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था, तो अभी से हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आज हम मतलब ट्राई करेंगे कि हम डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके सब टाइप्स कंप्लीट करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आपको जैसे नाम से दिख रहा है, इसमें डिस्प्लेस कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही है, कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही है। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि एक रिएक्टेंट जो होता है, आपको पता है कि दो रिएक्टेंट्स होते हैं कोई रिएक्शन को अगर करने के लिए। अभी हम दो ही पढ़ेंगे, बाकी ऐसे भी होते हैं जिनमें 3-4 रिएक्टेंट्स हों। तो अभी बस हम दो रिएक्टेंट्स वाले लेते हैं 10th क्लास में। तो एक रिएक्टेंट जो होता है एलिमेंटल स्टेट में होता है। एलिमेंटल स्टेट में होता है, जैसे एलिमेंटल स्टेट का मतलब है कि वो कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करता। जैसे होता है CuSO4। CuSO4 एक कंपाउंड है, और फिर कह सकते हैं FeSO4 एक कंपाउंड है। लेकिन अगर मैं बस Fe बोलूँ तो वो एक एलिमेंट है, तो मतलब वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में है। प्लस यहाँ पर एक कंपाउंड होता है, यहाँ पर एक कंपाउंड, एलिमेंटल स्टेट में एक मेटल होता है और एक कंपाउंडल स्टेट में होता है। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तब एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जो ये जैसे कंपाउंड का जो आयन है वो इसके साथ आके जुड़ जाता है। अगर ये जो है ये एलिमेंटल स्टेट वाला जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव हो, और ये जो मेटल ये कंपाउंड बना रहा है वो लेस रिएक्टिव हो इस मेटल से। रिएक्टिव हो तो क्या बनाता है, ये एक और कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड प्लस एलिमेंट। अब एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल, ये मैंने आपको बोला कि ये मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कंपाउंड जो है वो ऑफ कोर्स एक्वस सॉल्यूशन में होगा, तो मतलब एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो ये कह सकते हैं कि ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, it is called a displacement reaction. अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो एक प्रिंसिपल के बेसिस पर वर्क करती है, वो है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज हम देखते हैं कि कैसे बनती है। रिएक्टिविटी सीरीज हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ये है एक सीरीज होती है मेटल्स की जो उनके रिएक्टिविटी पर डिपेंड होती है। तो जैसे जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो सबसे टॉप पे प्लेस होगा, और जैसे ही हम नीचे आते जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी उन मेटल। मतलब ये दिखाई देगा कि कौन से मेटल्स कम कम होके कम लेस रिएक्टिव है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, तो फर्स्ट लिखते हैं KNaCl MgAlZnFePb, ये H है, मैंने H को ऐसे ही लिख रखा है, अभी मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ क्यों लिखा है। फिर Cu Hg Ag Au एंड Pt। आपको पता है ये पोटाशियम है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और H को हमने ऐसे लिखा है, इसलिए लिखा है, मैंने आपको बोला कि रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो मेटल्स की सीरीज होती है, बट हाइड्रोजन एक मेटल तो है नहीं, वो एक नॉन मेटल है। हम उसको रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों प्लेस करते हैं, तो हाइड्रोजन को इसलिए प्लेस करते हैं क्योंकि ये एक रेफरेंस की तरह काम करता है। अब मैं रेफरेंस का क्या मतलब कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज़ देखनी है कि वो किसी चीज़ से बेटर है नहीं, तो आप कंपेयर करके देखते हो चीज़ों को। इसमें भी सेम क्या होता है कि हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते हैं मेटल को। अगर कोई कह सकते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन है, जैसे अगर मैं ले लूँ HCu प्लस HCl, मैंने आपको बोला कि
एक रिएक्टिव एक एलिमेंटल स्टेट में मेटल होता है और एक कंपाउंड स्टेट में होता है। तो जैसे अगर मैं कहूँ Cu प्लस HCl, तो ये जो H होगा ये Cu होगा, ये H को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसके मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन में से, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि जो Cu है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू H। अब अगर यही सेम रिएक्शन मैं सोडियम के साथ करूं, जैसे Na प्लस HCl, अब आप देखोगे सोडियम जो है वो उससे H से ऊपर आता है, मतलब H से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन होगी और बनाएगा NaCl प्लस H2। मतलब जो भी ये सारे मेटल्स हैं ये H के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये जो नीचे वाले मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे जाती है, ये है मोर रिएक्टिव और ये है लेस रिएक्टिव। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे इसमें कि कैसे होता है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि कैल्शियम रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, कैल्शियम रिएक्ट करेगा H2SO4, तो क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, तो क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। आप इसमें देखोगे कि Ca, आप फिर रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, जो H2 है और Ca है, Ca जो है वो H से ऊपर आ रहा है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको ये डिस्प्लेस कर देगा इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से, तो ये बन जाएगा CaSO4 होल ट्वाइस प्लस H2। अब हम एक और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि सेम मैं लेती हूँ बट इसमें H2SO4 में चेंज कर दूंगी, Ca प्लस ZnSO4। अब आप देखोगे कि जो Ca है वो Zn से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ऊपर आता है उसके, तो ये रिएक्शन होगी और ये ऐसी होगी CaSO4 होल ट्वाइस प्लस Zn। इसमें Zn डिस्प्लेस हो जाएगा तो ये Zn की डिपॉजिट्स बन जाएंगी, यहाँ पे Zn की डिपॉजिट्स बन जाएंगी। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, लाइक मैं अगर कहूँ कि Pb प्लस AlCl3। अब आप देखोगे जो Pb है और Al है, हमें दो मेटल्स देखे, Pb जो है वो Al के नीचे आता है, Al यहाँ पर है और Pb इधर है, नीचे आता है इसके, तो मतलब लेस रिएक्टिव है Al से, तो ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अब आपकी बुक में एक इक्वेशन दी है जो एक्सप्लेन करूंगी मैं एक्टिविटी के साथ। तो आपकी बुक में एक्टिविटी दी है, रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन Fe एंड CuSO4। अब इसमें हम इक्वेशन बनाएंगे, तो इसमें एक्चुअली में डायग्राम क्या बनता है जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, या अगर आपको डायग्राम बनाने के लिए आया इसका, तो इसमें आप क्या बनाओगे, ये बीकर है, इसके अंदर आपने CuSO4 का सॉल्यूशन डाल के रखा है, CuSO4 का जो ब्लू होता है, कलर में ब्लू होता है, इसके अंदर हम आयरन नेल डालेंगे, और अब आयरन नेल जो है वो Fe की बनी होती है। थोड़ी देर बाद हम लोग ये नोटिस करेंगे, मतलब थोड़ी देर बाद का ये मतलब है कि 1 घंटा के अराउंड, 1 घंटे के बाद हम ये नोटिस करेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है वो पेल ग्रीन कलर का हो गया है। इसका मतलब है कि FeSO4 की
फॉर्मेशन हुई है, पेल ग्रीन, पेल ग्रीन। और ये जो नीडल है, ये जो आयरन नेल है, इसके ऊपर कॉपर के डिपॉजिट्स हो गए। कॉपर को हम इसमें प्रेसिपिटेट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये नीचे डिपॉजिट नहीं हो रहा है, आयरन नेल पे डिपॉजिट हो रहा है, तो इस पे कॉपर के मतलब रेडिश ब्राउन सब्सटेंस के डिपॉजिट्स हो जाएंगे। अब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। इसकी रिएक्शन होगी, Fe लिया हमने, Fe प्लस CuSO4, CuSO4 जो ब्लू कलर का होता है, ब्लू। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, FeSO4 की फॉर्मेशन हुई जो पेल ग्रीन कलर की है, प्लस Cu। ठीक है, अब इसके ऑब्जर्वेशंस हमने क्या देखे, ऑब्जर्वेशंस का देखे कि मैंने आपको बताया था कि इस पे रेडिश ब्राउन कलर की डिपॉजिट्स हुई आयरन नेल पे, तो इसके ऑब्जर्वेशंस होंगे, डिपोजिशन ऑफ रेडिश ब्राउन substance that is Cu on Fe nail, मतलब आयरन नेल। हमने एक और चेंज क्या देखा कि ब्लू से ग्रीन, पेल ग्रीन हो गया सॉल्यूशन, तो कलर चेंज हुआ, कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन, फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन। अब आप इसका ये होमवर्क है कि आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स खुद देखेंगे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखना है, ऑब्जर्वेशंस कैसे लिखेंगे, तो आपको अब लिखनी आनी चाहिए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके। अब हम प्रोसीड करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसका मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि इसमें अगर आपको एक ऐसी है, मतलब एक फॉर्मेट होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ये ऐसा होता है A प्लस BC गिव्स AC प्लस B। इसमें देख रहे हो ना कि ये B को डिस्प्लेस कर रहा है A, तो AC का फॉर्मेशन होगा, B होगा। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फॉर्मेट कहते हैं। इसको जनरली एग्जाम में दिया जाता है, तो आप अच्छे से लर्न कर लेना इसको। अब हम स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें होगा क्या एक्चुअल में, जैसे मैंने आपको लास्ट में फॉर्मेट बताया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, इसमें होगा AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC। ठीक है, मतलब इसमें हो क्या रहा है, इसमें दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही है। वहाँ पे जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर रहा था, यहाँ पर भी सेम केस होगा, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, वहाँ पे एक एलिमेंटल स्टेट में था और एक कंपाउंड स्टेट में था रिएक्टेंट। यहाँ पर जो दोनों रिएक्टेंट्स है वो कंपाउंड स्टेट में। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी, व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, लास्ट में पहले में यूज क्या किया था हमने, व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों ही सॉल्ट सॉल्यूशन में है। यहाँ पर मतलब हम पानी में पानी मिक्स कर रहे हैं, पानी का पानी एग्जैक्टली नहीं होगा, बट एक्वस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं। तो क्या होगा, व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल in its salt solution displaces a less reactive metal in its salt solution, it is called a double displacement reaction, क्योंकि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब ये भी सेम चीज इस पर रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड है। हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक CaSO4 प्लस ZnCl2। अब क्या होगा, Ca हाईली रिएक्टिव मेटल है, Ca जो है वो Zn से ऊपर आ रहा है, तो ये रिएक्शन अकर होगी, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका होगा CaCl2 होल ट्वाइस, सॉरी CaCl2 प्लस ZnSO4। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि MgOH होल ट्वाइस प्लस MgOH होल ट्वाइस प्लस FeCl2। इसमें Mg हाईली रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू Fe, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा MgCl2 प्लस FeOH होल ट्वाइस। ठीक है। इसमें मेन चीज़ ये है कि एनसीईआरटी में लिखी हुई है, अगर आपको लिखने के आए तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये की पॉइंट है कि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस का क्या मतलब है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो इसमें मैं कहना क्या चाह रही हूँ, अगर मैं आयंस बोल रही हूँ तो आप इसमें देखोगे कि MgOH होल ट्वाइस, मतलब इसमें Mg जो है वो Mg2 प्लस स्टेट में, अगर मैं इसको अलग करूँ, इस कंपाउंड में से ये चीज़ें अलग करूँ, तो MgOH होल ट्वाइस और OH माइनस बनेगा। अब आप इसमें से कोई से भी आयंस ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही आयंस है, क्योंकि इसमें चार्ज है, तो इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, लाइक OH का OH माइनस का एक्सचेंज हो रहा है Fe के साथ। अब Fe का मैं लिखूंगी तो Fe2 प्लस और Cl का Cl माइनस, तो OH जो है वो इसके पास जा रहा है और Mg जो है वो इसके पास जा रहा है, तो इनका एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। उसमें क्या होता है, उसमें एक्सचेंज ऑफ मेटल्स हो रहा था, क्योंकि एक साइड पर ये आयन प्रेजेंट था कंपाउंड में, एलिमेंटल स्टेट में नहीं था। यहाँ पे दोनों कंपाउंड स्टेट में, मतलब दोनों के पास आयंस है। अब हम एक एक्टिविटी एक्सप्लेन करूंगी मैं, जिसमें जो एनसीईआरटी में दी है। ये है Na2SO4 प्लस BaCl2। इसको मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी हेडिंग होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन क्या होगी कि BaSO4 और BaCl2, Na2SO4 और BaCl2 जब फॉर्म होंगे, मैंने आपसे कहा कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, या कह सकते हो कि मेटल्स का, इसमें मेटल के आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो Na इधर चला जाएगा, Ba इधर चला जाएगा। अब क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, BaSO4 होल ट्वाइस प्लस NaCl। BaSO4 एक प्रेसिपिटेट है। इसके ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, जैसे मैंने बोला, वाइट PPT ऑफ SO4 होल ट्वाइस। और इसके आगे की कोई ऑब्जर्वेशन इतनी है नहीं, तो हो सकता है हर रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन एक या दो ही हो बस। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके सब टाइप्स भी इम्पोर्टेंट है। सब टाइप्स में आता है, मैं ये हटा रही हूँ पूरा, ये बुक में भी दिए है आपके, तो आप उसमें बुक में से देख लेना। अब सब टाइप्स में आएगा, अगर आपको लिखने के लिए कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आप ये जो मैंने आपको चार एक्सप्लेन किए, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, इनमें से आप लिखना कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, जो आपको अगर इक्वेशन दी जाएगी तो उसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है। ये सब टाइप्स मत लिखना, क्योंकि ये सब टाइप्स मतलब हर रिएक्शन के अंडर होता है। तो सब टाइप्स है, एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन,
इसमें चीज़ न्यूट्रलाइज होती है। फिर है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और थर्ड है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। हम रेडॉक्स रिएक्शन को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रेडॉक्स रिएक्शन, करोजन और रैंसिडिटी को पूरा कंप्लीट करके चैप्टर एंड कर देंगे। अभी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है एक्चुअल में? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने देखा है कि कोई चीज न्यूट्रलाइज होती है, मतलब एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, मतलब एसिड की जो एसिडिटी है वो बेस न्यूट्रलाइज कर रहा है, बेस की जो बेसिडिटी है वो एसिड न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो एक न्यूट्रल फॉर्म सॉल्ट हो रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। अब ये हम बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे कि हर जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल नहीं होता, कुछ कुछ सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होते हैं, कुछ कुछ बेसिक सॉल्ट होता है। लेकिन अभी क्या हम मान के चलते हैं कि ये जो सॉल्ट बन रहा है वो न्यूट्रल है। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ कि HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, ठीक है। अब आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपको एक ऐसी रिएक्शन लिखनी है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो। हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा था कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है हाईली रिएक्टिव मेटल in its salt solution displaces a less reactive metal from its salt solution। इसमें अगर आप देखोगे कि H जो होता है वो एक मेटल तो नहीं होता, बट ये H प्लस आयन फॉर्म करता है, तो हम इसको मेटल के उसमें ले सकते हैं, बट एक्चुअल में नहीं होगा ये। हम उसको बस ले सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि H प्लस होगा वो मेटल ही हो जाएगा। तो इसमें आपको ये रिएक्शन लिख के आनी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअल में। तो इसमें जो HCl है वो NaOH को रिप्लेस कर रहा है और Na को रिप्लेस कर रहा है, Na जो है वो H को रिप्लेस कर रहा है, तो NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस KOH। हमेशा ध्यान रखना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड होगा और बेस होगा जिसका प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। ये इसका बेसिक क्या कह सकते हैं कि बेसिक फॉर्मेट है। अब क्या बनेंगे, ये यहाँ पर डिस्प्लेस करेगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा K2SO4 प्लस H2O। इसी तरीके से आप सेम रिएक्शन अलग अलग एसिड्स का अलग अलग बेसिस के साथ लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसको आपको देखते ही पता चला कि कोई चीज़ प्रेसिपिटेट हो रही है, मतलब कोई चीज़ टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल हो रही है, थोड़ी देर बाद बॉटल में सेटल हो रही है। अब आपको याद है कि मैंने क्या कह सकते हैं फर्स्ट या शायद से थर्ड वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन किया था, आपको एक्टिविटीज एक्सप्लेन की थी जिसमें से एक PbI2 की PbI2 प्लस कह सकते हैं कि PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki गिव्स PbI2 प्लस KNO3। ये वाली रिएक्शन थी, इसमें येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था, ये आएगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर। अभी हमने जस्ट एक और पढ़ा था कि Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl, तो वो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर आएगी क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, मतलब जिस रिएक्शन में भी इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल हो रहा है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। अब
आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता रही हूँ कि डाइट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज ऑल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब आपको ऐसी रिएक्शन लिखनी है जो डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो लेकिन वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो। लेकिन मैंने आपको एक बताई थी ना, मतलब इक्वेशन डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सप्लेन की थी, जो Na2SO4 प्लस BaCl2 वाली थी। तो BaSO4 4 ट्वाइस हो रहा था और BaSO4 प्लस NaCl, ये ही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोनों। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, साथ में ये प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो मतलब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।